नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 44 है, पार्ट नंबर 43 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 12 जो ना आपको 30 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 20 जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार समय से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 12 से क्या हो रहा है 30 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 20 को रखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर आपको 12 दिख रहा है, अगर 12 में अगर 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ गया। अब 20 में 10 तो जैसे यहाँ पर आपको मान लीजिए 18 को जोड़ते हैं, ठीक है ना। 12 में 18 को जोड़ देंगे 30 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर 18 को जोड़ते हैं 20 में कितना जाना चाहिए, और देखिए यहाँ पर आपको 38 होना चाहिए। देखिए 38 किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न में सोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है, 12 दिख रहा है ना। तो 12 को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो तितली के 9 हो गया ना, तितली के 9, और 9 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है ये 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 30 दिख रहा है, तो 30 कैसे हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको 5 का भी क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पर आपको 5 रखेंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 को जोड़ेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे या 5 को जोड़ेंगे तो 5 25 है, 25 5 कितना गया 30 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 3 से क्या हो रहा है ये 5 हो रहा है, यानी 3 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी 20 में भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर 20 हो गया, और तो 20 का क्या करते हैं 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो जब 4 का स्क्वायर करेंगे और 4 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो 4 को 16 और 16 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना गया 20 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे 4 से क्या रखेंगे तो 2 को जोड़ेंगे। जब 4 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 6 आ जाएगा। 6 का क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे और 6 को जोड़ेंगे तो 6 के 36 है, 36 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना गया ये 42 आ जाएगा। कितना गया 42 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या पर आ जाएगा 42 हो जाएगा। तो 42 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 11 से कर 13 हो रहा है, 13 से 16 हो रहा है, ठीक है ना, और 16 से क्या हो रहा है 20 हो रहा है, 20 आपको अगला संख्या ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर आपको 31 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 11 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है। तो 11 में अगर मान लीजिए 2 को जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 से क्या लिख रहे हैं 16 लिख रहे हैं। तो 13 में अगर 3 को जोड़ देंगे 16 आ जाएगा, और 16 से क्या लिख रहे हैं 20 लिख लिया है। तो 16 में 4 को जोड़ देंगे तो 20 आ गया, ठीक है ना। तो 20 में क्या करते हैं 5 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको 25 आ जाएगा। कैसे देखिए 2 3 4 5 को जोड़ेंगे, ठीक है, और 25 में क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे 31 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 14वें और नीचे से 55वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अमित अपनी कक्षा में ऊपर से क्या है वो 14वें स्थान पर है, नीचे से 55वें स्थान पर है, तो बताना है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ना प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अमित जो है ना अपनी कक्षा में ऊपर से क्या दिख रहा है 14वें स्थान पर है, यहाँ पर 14वां पर रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि नीचे से 55वें स्थान पर है, नीचे से 55वें स्थान पर हो गया, ठीक है, स्थान पर है। अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थी या कितने विद्यार्थी हैं पूछेगा ना, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक है। देखिए इनको जोड़ेंगे तो 5 4 कितना गया है
9 आ गया, और इसको जोड़ेंगे तो कितना गया 5 1 6 यानी 69 आ गया। 69 में से को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको 68 आ गया है। यानी उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 68 को है। तो 68 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुल भाषा में देखिए BAT बैट फैन वर्ल्ड को यहाँ पर VDRUA के रूप में कुलबद्ध किया गया है तथा यहाँ पर वर्ल्ड वॉलिव ठीक है यानी यूनियन को यहाँ पर RUBR ठीक है ना BIRL के रूप में कुलबद्ध किया गया है। उस भाषा में वर्ल्ड को किस प्रकार से कुलबद्ध किया जाएगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में देखिए यहाँ पर देखिए BAT बैट फन ठीक है ना फैन और वर्ल्ड को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर इतना के रूप में लिखा है। उसी प्रकार से वर्ल्ड है वन ठीक है ना वॉलिव और यूनियन को क्या लिख रहा है यहाँ पर इसके रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है कि वर्ल्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ना यहाँ पर आपको B लिख रहा है ठीक है ना BAT बैट ठीक है। तो बैट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको बैट को रखते हैं ठीक है बैट है, और बैट लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको फैन लिख रहा है ठीक है ना, फिर यहाँ पर वर्ल्ड दिख रहा है ठीक है वर्ल्ड हो गया है ठीक है ना। इनको क्या लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर VDR नहीं यहाँ पर आपको RU हो जाएगा ठीक है, और फिर UA लिख रहा है ठीक है। उसी कुछ भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है यानी वर्ल्ड लिख रहा है WORLD वर्ल्ड वर्ल्ड, और यहाँ पर आपको देखिए ओलिव ठीक है ओलिव है, यहाँ पर ओलिव हो गया, और फिर इसके बाद में यूनियन हो गया ठीक है ना यूनियन ठीक है यूनियन। इनको क्या लिख रहा है, इनको भी देखिए RU लिख रहा है ठीक है BI लिख रहा है, और यहाँ पर आपको RL लिख रहा है ठीक है ना। उसी कुछ भाषा में बताना है कि वर्ल्ड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है ना, ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें भी आपको अक्षर दिख रहा है, इसको भी कॉमन मिलाएंगे, इसमें भी आपको कॉमन मिलाएंगे, दोनों में क्या करना है कॉमन मिलाना है। जो आपको कॉमन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको इसमें वर्ल्ड दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, देखिए इसमें वर्ल्ड कॉमन दिख रहा है, इसमें भी वर्ल्ड कॉमन दिख रहा है ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा में देखिए RU कॉमन दिख रहा है, RU कॉमन दिख रहा है, यानी वर्ल्ड को क्या हो जाएगा तो वर्ल्ड को यहाँ पर आपको RU कुछ भाषा में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि RU किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस तरह के जो सवाल है ना, इस तरह के सवाल में या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया जाता है उधर भी ज्ञात करते हैं ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, अगर मान लीजिए इधर से क्या दिख रहा है बड़ी संख्या दिख रहा है 15 ठीक है ना, इनको आपस में गुना करेंगे जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो रहा है, अगर गुना करेंगे तो 6 4 24 आ गया, नहीं हो रहा है ठीक है। अगर इसमें बड़ी संख्या रखेंगे दूसरा में तो बड़ी संख्या तो यहाँ पर आ गया ठीक है, अगर इसमें रखेंगे तो बड़ी संख्या यहाँ पर आ गया। देखिए नहीं आपको बड़ी संख्या की तरफ से हो रहा है, नहीं आपको रो और कॉलम में हो रहा है, क्या करना है इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे ठीक है ना। इसमें लॉजिक कैसे लगाते हैं, पहले एक बार सबको जोड़ते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 15 हो गया, फिर प्लस में 6 हो गया, फिर प्लस में 4 हो गया, इन सबको जोड़ते हैं तो कितना गया 15 और 15 5 20 20 5 25, हाँ जोड़ने पर कितना गया 25 आ जाएगा ठीक है। और जोड़ने देखिए इन सबको क्या करते हैं आपस में जोड़ेंगे, कितना गया 26 आ गया। उसी प्रकार से इसमें भी क्या करते हैं सबको जोड़ते हैं। देखिए अगर 6 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है, और फिर प्लस में यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है, इनको जोड़ने पर कितना रहा है तो यहाँ पर 7 दूनी के 14 1 15 6 21, यहाँ पर कितना रहा 21 आ रहा है ठीक है ना, 21 आ गया। अब देखिए 21 आ गया तो यहाँ पर 21 आ गया ना, तो इसे देखिए 25 लेकर हो रहा है 21 हो रहा है, तो 25 ले 21 हो रहा है, तो यानी माइनस यहाँ पर आपको 4 हो रहा है ठीक है ना, -4 कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पर 2 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 6 दिख रहा है ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जिसके बराबर में हमको क्या आना चाहिए ठीक है ना। तो एक बार क्या करते हैं यहाँ पर 8 को रखते हैं, मान लीजिए 2 वाला को 8 को रखेंगे ठीक है, जो कि देखिए इनके अंतर में हमको क्या आना चाहिए, यहाँ पर इसको पहले देखिए इसको यहाँ से अंतर हमको 4 लाना है ठीक है ना, माइनस हमको 4 लाना है। जब 21 में से देखिए 21 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा
यहाँ पर 21 में से 4 घटाएंगे तो 3 1 4, हाँ 17 बचेगा। कितना होना चाहिए? 17 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 25 आया, ये 4 घटाएं 21 आ गया, 4 घटाएंगे 17 आना चाहिए, यानी इसको जोड़ने पर 17 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 17 आने के लिए क्या करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको 9 को जोड़ना होगा। 9 6 15 2 17, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा? 9 भरा जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्याएं। देखिए यहाँ पर आपको एक संख्या दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है कि ऐसे कितनी सम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, ठीक बाद एक विषम संख्या है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी चाहिए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी संख्या एकल अंकीय संख्या है, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें, देखिए जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक विषम संख्या। तो सबसे पहले देखिए ऐसे कितनी सम संख्या है, तो यहाँ पर आपको सम को रखते हैं, ठीक है ना। ये सम संख्या हो गया, ठीक है, ये सम संख्या है, यानी इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने सम संख्या है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक विषम संख्या है, जिनके पहले क्या होना चाहिए? एक विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। ये विषम संख्या है, ठीक, तथा ठीक बाद भी एक विषम संख्या, बाद में भी क्या होना चाहिए? ये विषम संख्या होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने सम संख्या है जिनके पहले भी विषम संख्या, जिनके बाद भी विषम संख्या है, ठीक ना। यहाँ पर सब संख्या को ढूंढते हैं। देखिए सम संख्या को ढूंढेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये सम संख्या दिख रहा है। सम संख्या के पहले भी विषम संख्या, उसके बाद भी अब विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 क्या दिख रहा है? सम संख्या। सम संख्या के पहले भी 5 विषम संख्या, इसके बाद भी एक विषम संख्या, ठीक है ना। और आगे देखिए मान लीजिए ये सम संख्या देखते हैं, तो यहाँ पर सम संख्या क्या? नहीं, विषम संख्या होना चाहिए। और इसमें देखिए 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। 2 के पहले विषम संख्या, लेकिन पहले यहाँ पर दिख रहा है ना 6, आपको बाद में क्या दिख रहा है? सम संख्या दिख रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर उसी प्रकार से रखते हैं तो इसमें कोई नहीं दिख रहा है, यानी 2 को दिख रहा है, यानी 2 ऐसी सम संख्या है जिसके पहले भी सम संख्या, जिनके बाद भी विषम संख्या। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी देश जो है ना आपको यानी गठबंधन से समित है ना, उसी प्रकार से श्रमिक जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? देश आपको गठबंधन से कैसे समित है, उसी प्रकार से श्रमिक को रखेंगे। देखिए यानी देश में गठबंधन होता है, देश में क्या होता है? गठबंधन होता है। जिसे लिखते हैं देखिए आप, देखिए देश में, ठीक है ना, गठबंधन होता है देश में गठबंधन होता है। उसी प्रकार से श्रमिक में क्या होता है? श्रमिक को संघ होता है, यानी श्रमिक में संघ होता है, ठीक है ना, यानी श्रमिक को संघ होता है, ठीक है। श्रमिक को यहाँ पर आपको संघ होता है, ठीक है ना, ये होता है। देखिए जिस प्रकार से देश दिख रहा है ना, देश में गठबंधन होता है, उसी प्रकार से श्रमिक में संघ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? संघ भरा जाएगा। तो संघ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABCDEF है, एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर ई बैठा है, यानी बी के ठीक है और बाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है। ए का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है, बोल रहा है कि सी के और ठीक दाईं ओर पड़ोस में ए बैठा है, ठीक है ना। यदि व्यक्तियों की ए से शुरू करके अंग्रेजी वर्णमाला के दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है ना, अव्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों की स्थिति जो अपरिवर्तित रहेगी। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ABCDEFG, सॉरी यहाँ पर एफ तक दिया है। एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको गोल मेज को रखते हैं, ये सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर एक कितना है? 2 2 4 2 6 व्यक्ति है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 हो गया, इधर से आपको 3 दिखेगा,
ठीक ठीक ना। 3 के बाद में ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया है। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर ई बैठा है। ए के दाहिने ओर से, तो ए को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे। ए के दाहिने ओर से ए के दाहिने ओर से नहीं, देखिए हाँ बोल रहा है कि ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर ई बैठा है, तो तीसरे स्थान पर ई बैठा है, तो यहाँ पर ई को रखते हैं। देखिए 1 2 तीसरे स्थान पर ई बैठ गया, ठीक है ना, ए के दाहिने। आगे बोल रहा है कि बी के ठीक बाईं पड़ोस में डी बैठा है, तो बी के ठीक बाईं पड़ोस में बी बैठा है, डी बैठा है, तो बी को यहाँ पर रखते हैं, जिसके पड़ोस में क्या बैठा है, डी बैठा है, डी हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ए का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है, लेकिन ए का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है, ए का निकटतम पड़ोसी बी भी है, डी भी दिख रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोलता है कि सी के, ठीक है, सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में एफ बैठा है, लेकिन सी के दाहिने ओर एफ बैठा है, तो सी को यहाँ पर रखते हैं, जिसके दाहिने ओर पड़ोस में क्या बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है, एफ हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यदि सभी व्यक्तियों को ए से शुरू करके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दक्षिणावर्त में व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी से कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको ए से चालू करेंगे और यहाँ पर दक्षिणावर्त में घूमेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको ए से चालू करेंगे, दक्षिणावर्त में घूमते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए, ठीक है ना, ए दिख रहा है, फिर एफ दिख रहा है, क्योंकि देखिए ऐसे चलेंगे ना, इसको ऐसे दक्षिणावर्त में चलते हैं, ठीक है, तो एफ हो गया, फिर सी हो गया, फिर यहाँ पर आपको ई दिख रहा है, फिर डी दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको बी दिख गया, ठीक है ना। तो ए क्या दिख रहा है, ये मूल संख्या, मूल मान लीजिए संख्या रखिए या मूल हो गया, ठीक है ना, ये मूल संख्या हो गया, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है कि अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दक्षिणावर्त में दिशा करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में रखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले ए आएगा, ठीक है, यहाँ पर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, तब ना यहाँ पर एफ आएगा, ठीक है, एफ हो गया। अब बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर आपको देखिए, ये अंग्रेजी वर्णमाला में रख लिए और अंग्रेजी यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी, ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला में हो गया, ठीक है ना, ये अंग्रेजी माला में। तो आप बताना है कि तो कितने व्यक्तियों का जो स्थान है ना वो अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब है बदलेगा नहीं, बाकी सबको बदल गया। अपरिवर्तित का देखिए, यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, ए दिख रहा है, यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, और इसमें कहीं दिख रहा है नहीं, सभी बदल गया है। यहाँ पर 2 ऐसी क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहे हैं जो अपरिवर्तित है। 2 ऐसी व्यक्तियों का अक्षर क्या है, परिवर्तित है। यहाँ पर ए और सी दिख रहा है, तो ए और सी दो को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और 4 वेंडग्राम में से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 3 आपको शब्द दिया है, इन तीनों शब्द में कौन कौन से शब्द दिया है। देखिए ये पलंग दिया है, बिछावन दिया है और बच्चा दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर आपको पलंग दिख रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, पलंग को रखते हैं, ये पलंग हो गया, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पलंग। पलंग के अंदर में यहाँ पर आपको बिछावन आ जाएगा, ठीक है ना, बिछावन, ठीक है, बिछावन आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, बिछावन आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पलंग के अंदर में बिछावन आ जाएगा, लेकिन बिछावन के अंदर क्या बच्चा होता है, नहीं उसके ऊपर में रहता है ना, तो इसको क्या करेंगे, अलग बनाएगा, ठीक है। तो बच्चा को आपको क्या लिखेगा, अलग रखेगा, ठीक है ना, ये बच्चा अलग है। देखिए सबसे कॉमन यहाँ पर पलंग दिख रहा है, पलंग के अंदर में बिछावन है और बच्चा आपको अलग दिख रहा है, यानी इस तरह का वेंडग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए 80 से बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण और पश्चिम की ओर यहाँ पर 62 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 58 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 64 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और यहाँ पर 78 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वह अंत में दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बिंदु पी पर रुक जाता है, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोलकर है, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 80 से बोल रहा है कि 80 बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 62 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम को रखते हैं, जिससे यहाँ पर क्या दिख रहा है, पूर्व दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, पश्चिम हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है,
यहाँ पर क्या दिख रहा है, दक्षिण दिख रहा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि देखिए पश्चिम की तरफ यहाँ पर 62 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए ए यहाँ पर आ गया, पश्चिम की तरफ 62 चलता है, तो मान लीजिए पश्चिम हो गया, इधर क्या चल रहा है, 62 किलोमीटर चल रहा है, ठीक ना। 62, ठीक है, ये 62 किलोमीटर, मान लीजिए इसको 62 किलोमीटर रखते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 58 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ेंगे, तो दाहिने मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जाएंगे। कितना चल रहा है, 58 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 64 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर यहाँ पर आपको 64 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, दाहिने मुड़ते हैं तो 64 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। आगे देखिए, बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 78 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं और कितना चलता है, ये 78 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक ना। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है, फिर यहाँ पर चलता है और 2 किलोमीटर चलता है और बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक है। अब बिंदु पी पर रुकता है, तब बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए, यानी बी से यहाँ पर पी से ए पर जाने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पी से ए पर जाने के लिए, तब पी से ए पर जाने के लिए ऊपर में जा रहा है, यानी ऊपर का मतलब क्या दिख रहा है, उत्तर की तरफ दिख रहा है। यहाँ तो आपको दिख रहा है कि यानी उत्तर हो गया, ठीक है ना। उत्तर दिशा किस इसमें दिखा है, एक के दो में दिया है, इसको नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर आपको टोटल क्या दिख रहा है, 78 किलोमीटर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको तो 58 किलोमीटर दिख रहा है। यहाँ से 58 किलोमीटर है, तो 78 हो गया, में से 58 को घटा लेते हैं, ठीक है। तो कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 0 हो गया और यहाँ पर 20 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। तो ये 20 किलोमीटर, तो यहाँ पर आपको देखिए और 20 किलोमीटर, ठीक है ना, 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर उत्तर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 11वां प्रश्न, इसमें देखिए, यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ यहाँ पर माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी बताना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसी में बोलकर है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को सही बनाने के लिए इन चिन्ह को बदलना होगा। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर आपको चिन्ह को क्या बदलेंगे, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ए का अर्थ भागा है, ए की जगह पर भागा रखते हैं, ये भागा दिख रहा है, ठीक है, भागा हो गया। आगे दिख रहा है बी का अर्थ गुना है, तो बी की जगह पर गुना रखते हैं। आगे दिख रहा है कि सी का अर्थ प्लस है, तो सी की जगह पर प्लस रखते हैं। आगे दिख रहा है कि डी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस है, तो डी का अर्थ माइनस हो गया। अब समीकरण को सही बनाएंगे। देखिए, 6 आ गया, माइनस 18 दिख रहा है, फिर भागा यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, फिर प्लस में 3 दिख रहा है, फिर गुना 4 दिख रहा है। ये प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें भाग का प्रक्रिया होता है। 9 दूनी के 18 आ गया, ये 2 मर्त में कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, माइनस 2 दिख रहा है, फिर प्लस में 4 3 12 दिख रहा है, ठीक है, 12 हो गया। अब 6 को 12 में जोड़ते हैं, यहाँ पर 18 आ गया, 18 में 2 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 16 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बचेगा, 16 हो गया। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 12वां प्रश्न, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए, नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। और इन सारे प्रश्न जो लिए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। ये जो आपको प्रश्न है ना, वो आपको रेलवे 2025 का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ ना, उसमें कई सवाल पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कथन में क्या बोल रहा है कि कुछ प्लास्टिक धातु हैं, तो कुछ जो प्लास्टिक है ना वो धातु है। तो मान लीजिए यहाँ पर प्लास्टिक रखते हैं, ठीक है, ये प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक है। तो कुछ प्लास्टिक इसमें क्या दिख रहा है, तो कुछ प्लास्टिक यहाँ पर धातु है, यहाँ पर धातु को बड़ा में रखते हैं, ठीक है ना। कुछ प्लास्टिक क्या दिख रहा है, ये धातु हो गया, धातु, ठीक है, कुछ प्लास्टिक क्या है, धातु है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि सभी कांच धातु है, लेकिन सभी जो कांच है ना वो धातु है, यहाँ पर आपको कांच में रख लेंगे, ठीक है ना, कांच हो गया। यही तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष यहाँ पर बोल रहा है कि 1 में दिख रहा है कि कुछ प्लास्टिक कांच है, तो कुछ क्या प्लास्टिक कांच दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि सभी धातु कांच है, जो सभी धातु है ना वो कांच है, सभी धातु कांच नहीं है, वो कांच के अंदर में धातु नहीं है, ये धातु के अंदर में कांच है। ये बोल रहा है कि सभी धातु कांच के अंदर में नहीं, गलत बोल रहा है।
ये भी गलत बोल रहा है। न तो 1 होगा न तो 2 होगा। निष्कर्ष किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना है तथा उसकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, उन आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए ये भी आपको सवाल क्या है, वो 2025 में रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ ना, उसमें भी की सवाल है। इसमें 3 प्रश्न लेकर है मैथ का, इसमें तीनों प्रश्न आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि बेलन 2, देखिए बेलन यहाँ पर 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना दे दिया है तथा ऊंचाइयों का अनुपात भी दे दिया है, तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या कहते हैं? आयतनों का अनुपात, ठीक है ना। इसके लिए क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर पहला बेलन दूसरा बेलन, यानी पहला बेलन हो गया, ये बेलन को रखते हैं, ठीक है। पहला बेलन हो गया, फिर अनुपात, और दूसरा बेलन, ठीक है ना, इसको ऐसे रखते हैं तब समझ में आएगा। दूसरा बेलन हो गया, ठीक है, ये दूसरा बेलन हो गया। ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए दोनों बेलनों का अनुपात कितना दिया? 3 अनुपात, यहाँ पर आपको ये 4 दिया है, ठीक है। ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया है? और यहाँ पर 5 अनुपात 2 दे दिया है, यहाँ पर दिया है ना, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं ना, ये आपको आयतनों का त्रिज्या रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको आयतन, ठीक है ना, आयतन हो गया, तो आयतन में क्या रखते हैं ना, देखिए यहाँ पर आपको आयतन की पाई, देखिए आयतन का यहाँ पर क्षेत्रफल, देखिए इस आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको आयतनों का अनुपात, यानी बेलन का आयतन क्या होता है ना, देखिए यानी पाई r स्क्वायर इंच होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पाई हो गया, r के मान कितना दिया है? 3 दिया है। देखिए ये आपको r का मान हो गया, त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ठीक है ना, ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या हो गया। तो r का मान तो 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर गुने ऊंचाई कितना दिए? 5 दिए है। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं बेलन, ठीक है, ये बेलन का त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, ये बेलन का त्रिज्या हो गया, सॉरी बेलन का आयतन हो गया, बेलन का आयतन, ठीक है, आयतन, ये बेलन का आयतन हो गया। अब यहाँ पर इसको फॉर्मूला रख लिए, फिर अनुपात में करेंगे, इसको भी उसी प्रकार से रखेंगे ना, यानी पाई r का मतलब क्या दिया है? यहाँ पर आपको 2 दिया है, और r के मान 2 दिया है, 4 दिया है। यहाँ पर आपको r का मान दिया ना, r का मान यहाँ पर 4, 3 दिया है ना, यहाँ पर 3 चौक 12, ठीक है, तो 3 दिया है। देखिए 32, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे तो इसमें r के मान 4 दिया है, तो 4 को रखेंगे, ठीक है ना, 4 को रखते हैं, और फिर गुने कितना दिया है? एच के मान कितना दे दिया है? और 2 दिया है। इसमें एच के मान ऊंचाई कितना दिया है? 2 दिया है, और 4, लेकिन यहाँ पर एच के मान 3, 4, हाँ ठीक है ना, ऊंचाई हो गया। अब इसको क्या करते हैं? गुना करेंगे, तो देखिए तितली के 9 9 पचे 45, हाँ तितली के 9 9 पचे 45 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर चौचौ को 16, 16 दूनी के 32 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 32 आ गया, ये अनुपात दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या, तो आपसे पूछा क्या है? आपसे वही पूछा है कि यहाँ देखिए उन आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयतनों का अनुपात कितना गया? तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको 45 आ गया, फिर यहाँ पर आपको 32 आ गया। तो 45 और 32 को देखिए ना, किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? 45 और 32 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 1/20 है 2/40 का कितना प्रतिशत है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 1/20 है ना, 1/20 यहाँ पर बताना है कि 2/40 का कितना प्रतिशत है, 2/40 का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत को निकालते हैं। जैसे देखिए हाँ 1/2 जो है ना, जैसे अभिष्ट, देखिए अभिष्ट, ठीक है, अभिष्ट यहाँ पर प्रतिशत हो गया, अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो गया? देखिए तो 1 यहाँ पर आपको 20 दिख रहा है, ठीक है ना, 1/20 हो गया। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 2/40 दिख रहा है, एक गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एक स्टेप और चलेंगे, तो 1 यहाँ पर 20 दिख रहा है, फिर इसको ऊपर चलेंगे, इसको 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 40 यहाँ पर कितना गया? 2 आ गया। ये गुना कितना दिख रहा है? 100 दिख रहा है। यहाँ पर आपको गुना के चिन्ह है ना, देखिए यहाँ पर आपको गुना हो गया, कितना दिख रहा है? 100 दिख रहा है। तो 20, देखिए 20 दूनी के 40 और 2 से 2 कर दिए तो कितना गया? ये 100% आ गया, कितना गया? 100%। तो आपसे वही बोला है कि 1/20 है 2/40 का कितना प्रतिशत है? तो 100% है। तो 100% को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 295 मीटर
और यहाँ पर 215 मीटर लंबी दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है। पहली ट्रेन 61 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन 47 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा आपको जी बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो ट्रेन है 295 मीटर और 215 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में, ठीक है ना, दिशाओं में चल रही है, ठीक है। तो दोनों ट्रेन को यहाँ पर चाल भी दे दिया 61 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी यहाँ पर 47 किलोमीटर प्रति घंटा भी दिया है, ठीक है, चाल से चल रही है। तो उसकी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा आपको इसी बताना है। क्या पूछे, समय पूछा है। तो समय बराबर यहाँ पर क्या होता है, देखिए इस समय, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये दूरी हो गया, ठीक है ना, बटा में चाल होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दे दिया, तो दोनों को जोड़ लेंगे, ये 295 दिए, फिर प्लस यहाँ पर 215 भी दिया है। चाल कितना दिया है, और तो चाल देखिए 61 दिया है और फिर यहाँ पर आपको 47 दिया है, ठीक है, 61 और 47 दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कितना दिया है, लेकिन एक क्या दिख रहा है, और ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, हमको आंसर यहाँ पर सेकंड में दिख रहा है। यानी इसका मतलब कि इसमें 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18 से भाग करेंगे, सॉरी 5/18 से यहाँ पर भाग करेंगे ना, तो इसमें में आ जाएगा। जैसे देखिए इनको जोड़ते हैं, एक स्टेप बढ़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 510 आ गया, फिर गुना कितना करेंगे 18 कर लेंगे, क्योंकि ये नीचे दिख रहा है, इसको ऊपर मिल जाएंगे 18 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर जोड़ेंगे 61 को, 61 और 47 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 8 आ गया, 108, हाँ 108 आ गया, ठीक है, 108 आ गया। अब गुने कितना दिख रहा है, 5 के 5 हो गया। अब इन सबको गुना करेंगे, देखिए यानी ऊपर में 510 को इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 नहीं, यहाँ पर हाँ 91, यहाँ पर आपको 91 और 80 दिख रहा है, फिर बटा में, और 5 ले 8 से गुना करेंगे, 8 5 40 होता है, ठीक है, यहाँ पर 40 यानी 540 आ गया। इसको अब भाग करेंगे, ठीक है ना, तो भाग करेंगे तो 17 सेकंड में कट जाएगा, ठीक है ना, 17 सेकंड में, ठीक है, 17 सेकंड हो गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 17 सेकंड। तो 17 सेकंड को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।